Hello everyone. Today we are going to study part 1 of the fourth chapter which is executive या कार्यपालिका। तो इस चैप्टर में हम लोग कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और कार्यपालिका के प्रकार के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, जो कि क्या कर रही है, कानून बना रही है, मेक्स द लॉ। एंड सेकंड हम लोग देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, ये क्या कर रही है, कानूनों को लागू कर रही है, इम्प्लीमेंट दिस लॉज। एंड थर्ड हम लोग देख रहे हैं जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, क्या कर रही है, न्याय दिलाने का काम कर रही है, प्रोवाइड जस्टिस। तो यहाँ पर ये तीनों ही अंग जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके आधार पर देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। और ये तीनों मिलकर के शासन का काम करते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और जनता के कल्याण के लिए भी काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को एग्जीक्यूटिव के बारे में ही स्टडी करना है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कार्यपालिका क्या है, व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का वह अंग है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इम्प्लीमेंट्स डिसीजन ऑफ लेजिस्लेचर। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कार्यपालिका को ही सरकार कहते हैं। और सरकार जो है नियमों को क्या करती है, लागू करती है और उन्हें निर्देश देती है। और सरकार के निर्देशन में ये नियमों का क्या करते हैं, आम जनता पालन करते हैं। और इन्हीं नियमों के द्वारा सरकार शासन करती है। और ये नियम कहाँ बनाए जा रहे हैं, संसद में, यानी कि विधायिका के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और यही नियम जो है गवर्नमेंट जनता पर लागू करती है और देश को चलाती है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग 3 प्रकार के कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसमें फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव यानी कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश और सरकार दोनों के ही हेड होते हैं। और ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अमेरिका और ब्राज़ील जैसे कंट्री में, जहाँ की शासन व्यवस्था जो है वो राष्ट्रपति के एक अंडर में होती है। फिर सेकेंड हम लोग देख रहे हैं अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। तो इस कार्यपालिका में हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। और दोनों को ही इक्वल पावर मिला होता है और दोनों ही देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। और दोनों के पास मैंने बताया आपको कि इम्पॉर्टेंट पावर होता है, महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है। और ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों को फ्रांस और श्रीलंका में देखने को मिल सकता है। एंड थर्ड जो कि हमारे देश की एग्जीक्यूटिव है यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय कार्यपालिका भी जिसको कहते हैं। इस कार्यपालिका में हम लोग देखेंगे कि कार्यपालिका के 2 रूप होते हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नाम मात्र की कार्यपालिका यानी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसे कि हम लोग प्रेसिडेंट को ये नॉमिनल पावर में दिया गया है। और वास्तविक कार्यपालिका यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव, और जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो ये जो है हमारे संविधान के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका होती है। जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है यानी कि जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है, उनके पास शक्ति होती है पर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है यानी कि जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो शक्ति का प्रयोग करते हैं। और जो नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसे राष्ट्रपति या राजा भी हो सकते हैं वो शक्ति के होते हुए भी वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अपनी इन शक्तियों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम अपने देश में देख सकते हैं ये जो सिस्टम है, और फिर हम लोग ब्रिटेन में भी ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं।
अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है वो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है या दो भागों में इसे बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या राजनीतिक कार्यपालिका, एंड सेकंड हम लोग देख रहे हैं स्थायी कार्यपालिका या परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? इसमें जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, और जो कि निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं, जिसमें कि चुनाव होता है और निश्चित समय के लिए पब्लिक क्या करती है, इन्हें चुनती है। जिसमें हम लोग देख रहे हैं प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उसके अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, शासन व्यवस्था को चलाते हैं। एंड सेकेंड हम लोग देख रहे हैं स्थायी कार्यपालिका यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे कि सिविल सर्वेंट्स भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्थायी कार्यपालिका या परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्रशासन के कामों में सहायता करते हैं, जैसे कि इनका जो पोस्ट होता है वो होता है सेक्रेटरी, डायरेक्टर या क्लर्क आदि रूपों में हम लोग इन्हें देख सकते हैं। और इनकी जो नियुक्ति होती है, इनको अपॉइंट किया जाता है, ये इनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर होता है, और ये रिटायरमेंट एज तक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और ये जो होते हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं वो जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर से भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि ये बहुत एक्सपर्ट होता है, इन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होता है इन्हें। तो यहाँ पर जो हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में देखेंगे कि इन्हें ज्ञान का अनुभव नहीं होता है, पर ये क्या करते हैं, शासन व्यवस्था को संभालते हैं, पर उनके पीछे जो कार्य करते हैं वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन सरकार के पीछे। और ये इनकी पॉलिसी जो ये लागू करते हैं, ये पॉलिसी इनके द्वारा दिया जाता है और ये इनको क्या करती है, जनता पर लागू करती है। तो यही डिफरेंसेस होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। और जो मंत्री होते हैं इनसे क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं, टेक्निकल नॉलेज लेते हैं, पॉलिसी डिसीजन में आदि मैटर पे हम लोग देखेंगे कि ये इनसे डिसीजन लेते हैं। और जो फाइनल जो डिसीजन लेना होता है पर वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था, तब उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और उसमें यह भी एक समस्या थी कि भारत में कौन सी प्रणाली को क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा। तो संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने ऐतिहासिक अनुभव, बहुत ज़्यादा उन्हें अनुभव हो चुका था, उसी के अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसदीय व्यवस्था को अपनाया और उसकी स्थापना को ही उचित समझा। तो यही ऐसे कई कारणों को हम लोग देखेंगे कि जिसके कारण जो है भारत देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म को क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऐतिहासिक अनुभव यानी कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसी समय से जो था ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये चल रही थी वो सिस्टम। और चूँकि भारतीय जनता को उस समय इस सिस्टम का अनुभव हो चुका था और ज्ञान भी प्राप्त हो चुका था, और अगर जब भारत में जब ये नियमें लागू हो रही थी या संविधान बनाया जाता और किसी और सिस्टम को लागू किया जाता तो जनता जो है वो उन सिस्टम को समझ नहीं पाती। इसलिए ऐतिहासिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए ही इस संसदीय व्यवस्था को भारतीय संविधान में डाला गया। फिर सेकेंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उत्तरदायी सरकार यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इस शासन व्यवस्था में सरकार जो होती है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वे जो होते हैं लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें जवाब देना पड़ता है। इसमें सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, वो मनमानी नहीं कर सकती है। और हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में जो है 17th लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं और सरकारें बदलती हैं, हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है और सरकार जनता जो है अपने पसंद के अनुसार क्या करती है, सरकार भी चुनती है। तो यहाँ पर सरकार तानाशाह नहीं बन सकती। किसी किसी देशों में देखते हैं कि सरकार वहाँ सरकार ही नहीं बदलती है और सरकार वहाँ पर क्या करती है, तानाशाही शासन व्यवस्था चलाती है। एंड थर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं व्यवहारिकता की मांग, डिमांड ऑफ टाइम। तो संविधान जो बनाने वाले थे वो इस सच्चाई को जान रहे थे कि भारत बहुत पिछड़ा देश है, अशिक्षित देश है,
इसलिए इस देश में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाना कठिन है। इसलिए यहाँ पर जो कार्यपालिका होगी वो आम नागरिक के लिए क्या आम नागरिक को क्या कर सकती होगी, वो गुमराह कर सकती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में और निरंकुश भी बन सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि भारत में इस प्रणाली को अपनाया ही नहीं, क्योंकि उनको इस बात का इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम का अनुभव भी नहीं था। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको सबसे सही प्रणाली क्या लगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार की संसदीय व्यवस्था ही प्रणाली ही सबसे सही लगी। और इन्हीं कारणों से हम लोग देखेंगे जो भारत में है संसदीय प्रणाली की स्थापना की गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कार्यपालिका की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है तो इसकी कई विशेषताएं होंगी ही होंगी। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ये देख लेना है कि कार्यपालिका के 2 स्तर है। एग्जीक्यूटिव लेवल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 पार्ट्स में बटी हुए हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका, और सेकेंड हम लोग देख रहे हैं राज्यों की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो केंद्रीय पालिका है या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं और उनके अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। और ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट्स है यानी कि राज्यों की कार्यपालिका है, इसमें हम लोग देखते हैं राज्यपाल आते हैं यानी कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उसके अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो है जो नियमों को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। ये केंद्र स्तर पर नियमों को लागू करते हैं और ये राज्य स्तर पर नियमों को लागू करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस सिस्टम की कई विशेषताएं हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान होते हैं। द प्रेसिडेंट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो यहाँ पर भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। इनके पास शक्तियाँ तो हैं पर इनके इस्तेमाल नहीं कर रहे, इन्हें नॉमिनल पावर दिया गया, नाम मात्र की शक्ति दी गई है। और ये प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा उनके मंत्रिपरिषद के द्वारा ही अपना कार्य कर सकते हैं। इनके पास पावर है, ऐसी बात नहीं है कि इनके पास पावर नहीं है, पर ये नाम मात्र की शक्ति है इनके पास। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकंड देखेंगे जो इसकी विशेषता है वो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व यानी कि लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर हम लोगों ने नॉमिनल पावर और रियल पावर के बारे में पढ़ा। तो नॉमिनल पावर किसे मिला हुआ है, प्रेसिडेंट को मिला हुआ है, और जो रियल पावर मिला हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर को मिला हुआ है। और सारा जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप कौन कर रहा है देश का, और सारी शक्तियाँ मिली हुई है वो प्रधानमंत्री को ही मिली हुई है। तो भारत में देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका जो प्लेस होता है या स्थान बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री के विरुद्ध उनके अगेंस्ट कार्य नहीं कर सकता है। और पूरे देश का जो नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होता है। और प्रधानमंत्री को ही एक जहाज़ का कैप्टन कहा जाता है जो कि उस जहाज़ को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जैसे कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था वो प्रधानमंत्री के हाथ में है, और प्रधानमंत्री ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या जो प्रधानमंत्री के अंडर में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो अपने कामों के लिए, सभी कामों के लिए लोकसभा के प्रति क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और उन्हें वहाँ लोकसभा में क्या करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है कि अपने सारे कामों का। और लोकसभा के, क्योंकि इनका लोकसभा के बहुमत के द्वारा ही इस सरकार बनती है, और जो भी गड़बड़ी होगी तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, वहाँ जवाब देना पड़ेगा। और यदि लोकसभा में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई और इन्होंने अपना वहाँ की जनता वहाँ लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर देते हैं तो पूरे जो मंत्रिमंडल हैं उनको क्या करना पड़ सकता है, रिज़ाइन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारतीय संसदीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री शक्तिशाली होते हैं और राष्ट्रपति नॉमिनल
होते हैं और इनके पास नाममात्र की शक्ति होती है। तो इन्हीं सारी विशेषताएं हैं संसदीय प्रणाली की कि प्रधानमंत्री के पास सारी शक्ति है और उनके अंडर में मंत्रिपरिषद होते हैं जो कि उनको हर एक मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट के वो हेड होते हैं और उन्हीं डिपार्टमेंट के वो क्या करते हैं, संचालन करते हैं। और सारा नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में ही दिया गया है और इनको क्या है, लोकसभा के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है। तो इन्हीं सब विशेषताओं को हम लोग कह सकते हैं कि ये जो संसद प्रणाली है वो भारत के लिए उपयुक्त है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।